मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा अब तक क्यों नहीं हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जैसे ही चीन से यात्रा करके एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहीं पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही थी कि मैं अब भारत जाऊंगा और भारत जाने की भी तैयारी कर रहा हूं। यानी कि रह रह कर वो बता रहे थे कि हम चीन से आ गए और अब मैं भारत जाऊंगा। जैसे नेपाल की जनता को कुछ दिलासा सांत्वना देना चाह रहे थे कि नहीं, मैं चाइनीज पक्षधर ही नहीं हूं, मैं भारत भी जाऊंगा। अब आए हुए लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन उनकी यात्रा भारत नहीं हो पाई है। तो आखिर जब तैयारी नहीं थी तो ओली साहब ने क्यों कहा यह बात कि अब वो भारत की यात्रा करेंगे? उनको क्या जरूरी थी यह कहने की? चूंकि यहां पर यह स्पष्ट है कि वह भारत को चिढ़ाना चाहते हैं। वो भारत को बताना चाहते थे कि मैं अब पहला व्यक्ति हूं जो कि चीन का यात्रा किया हूं प्रधानमंत्री होने के बाद। और यही बात वह विश्व को भी बताना चाहते थे। और उन्होंने चाहा कि हम यह करके, यात्रा करके नेपाली जनता की सहानुभूति अपनी ओर ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नेपाल की जनता जहां भी, आप तराई में जाइए, पहाड़ में जाइए, यह बात जानने को उत्सुक है कि क्या है प्रधानमंत्री ओली का भारत यात्रा कब होगा, ये काहे ऐसा बोल दिए। और जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, दोनों तरफ के, भारत के भी और नेपाल के भी, और वो तो जानना ही चाहते हैं। फोन पर फोन आ रहा है, यार क्या बात है, जो प्रधानमंत्री कब आएंगे दिल्ली। उन लोगों को भी बहुत बात है जो कि उठाना चाहते हैं, कहवाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ओली अब गौन हो गए हैं। उन्होंने क्या किया कि इस बीच में अपनी विदेश मंत्री, जिसको कि वो बहुत ही नजदीकी रूप में या बहुत ही प्रेफरेंस दे रखे हैं, उनका प्रयोग किया और वह प्रयोग करके भारत जाने की अपनी चाहिए इच्छा प्रकट की। लेकिन जब देख लिया कि अभी भारत की ओर से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तब फिर उन्होंने एक कार्ड खेलना शुरू किया, वह पाकिस्तान का कार्ड। और पाकिस्तान का कार्ड, जो कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या किया कि अपने बलुआटार निवास में पाकिस्तान के राजदूत अबरार एच हशमी को बुलाया और उनसे सार्क के बारे में जानकारी ली। और वो सार्क को बैठक बुलाने के लिए और सार्क में गतिविधि बढ़ाने के लिए उनसे चर्चा की। और उनको यह दिखाना था कि मैं भारत को यह दिखा रहा हूं कि अब अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। देखिए उनकी मीठी बोली उन्होंने किस तरह अपने मुंह से, जुबान से कही, वह मैं बताता हूं। वही पुरानी बात कि जो पाकिस्तानी राजदूत को कहा गया, सबै संग मित्रता र छैन कसै संग शत्रुता। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने यहाँ प्रयोग किया है, सबै संग मित्रता र छैन कसै संग शत्रुता। माने सबसे हमारी दोस्ती है लेकिन हमारी शत्रुता किसी से नहीं है। यह बात पाकिस्तानी राजदूत को कहने की क्या जरूरी थी ओली साहब को? यानी कि वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भारत से क्यों इतना नाराजगी ले लिए हैं। तो वही बात। और उसके बाद
क्या किए कि ये सोच रहे थे कि हम आरजू देवपा को प्रयोग करके मेरी भारत यात्रा हो जाएगी। और आरजू देवपा भी ओली साहब को खुश करने के लिए क्या नहीं किए, और उन्होंने चीन में जाकर रातों रात भर मेहनत करके बीआरआई तैयार करवाया और बीआरआई पर हस्ताक्षर करवा दिया। और यह केवल और केवल केपी ओली को खुश करने की बात थी और कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ केपी ओली और आरजू देवपा या देवपा परिवार का क्या संबंध है। बस एक ही संबंध है कि जब आरजू देवपा संसद में घिर गई थी और आरजू देवपा को यहाँ हो रहा था कि अब भ्रष्टाचार हो, चाहे वो केस हो और इसमें ये गिरफ्तार तक हो सकती थी, तो बताया जाता है कि ओली के शरण में जाकर ओली ने उनको प्रोटेक्शन प्रदान किया और वही प्रोटेक्शन के अंतर्गत आरजू देवपा अभी विदेश मंत्री बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कुछ, उसके बाद उन्होंने आरजू देवपा ने अपनी बहुत कोशिश की, दिखाया वो। अब सुनिए उनकी कहानी। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद आरजू देवपा 2 अगस्त को नई दिल्ली पहुंची थी। पहले जहां उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया था, और वही आरजू देवपा जब 4 महीने बाद अपनी यूरोपीय दौरा छोटा करके दिल्ली पहुंचती है तो न रेड कारपेट था और न कोई वैसी सुविधा। इस समय दोनों देश की मन स्थिति बदली हुई पाई गई और बताया जाता है कि इनको बेचैनी छा गया दिल्ली में। पहली बार 4 महीना पहले जब गए तो इनको डॉक्टर जयशंकर से बात हुई, विदेश मंत्री से भेंट हुई। उसके बाद यहाँ तक कि भारतीय अधिकारियों ने एक विदेश मंत्री को ले जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलवा दिया, जिसकी इतनी चर्चा हुई कि आरजू देवपा कितने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए हैं। इनका व्यक्तित्व भी बढ़ गया और इनका इतना व्यक्तित्व बढ़ा कि केपी ओली साहब ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी, नाम लिए बगैर, कि देश में भविष्य का प्रधानमंत्री कोई महिला होगी। देखिए वो किस तरह फुलाना चाहते हैं ओली साहब और किस तरह आरजू देवपा को मिला कर रखे। उसी के बाद वही आरजू देवपा खुश होकर चीन गई और चीन में बीआरआई का हस्ताक्षर करके आ गई वो। अब आप आइए जो चीन की यात्रा और बीआरआई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर के बाद विदेश मंत्री आरजू देवपा प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के अवसर पर यूरोप से सीधे दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने अपने यूरोपीय दौरा को छोटा कर दिया और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी को विश्वास हासिल करने में लग गई। दिल्ली जाने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। बीआरआई पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय पक्ष को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री ओली को हर हाल में भारत का दौरा करवाना था, यह आरजू देवपा पहले से ठान ली थी। उन्होंने दिल्ली में अपने दूतावास को पूरा आदेश दे दिया था, पूरा निर्देशन दे दिया था कि जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर एस जयशंकर से बात करें और वहाँ के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात करें और वहाँ के सचिव, विदेश सचिव जो विक्रम मिश्री से बात करके उनकी भेंटघाट तय करावें। यह नेपाली राजदूतावास में इनका निर्देशन था। यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप में भी आरजू ने डॉक्टर जयशंकर को बताया जाता है कि व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट किया था। 19 दिसंबर की सुबह जल्दी ही दिल्ली पहुंचकर सभी से मिलकर प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को
और वापसी का कार्यक्रम तय करने की कार्य योजना बना चुकी थी। ये अब सूत्र के अनुसार बताया जाता है कि इसके लिए विदेश मंत्री आरजू देवबा ने अपने करीबी, अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा ये किया गया जो कि जरूरी नहीं था, सहयोगी उद्धव पकड़ेल को इसकी जिम्मा दी थी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के एक विभाग के जरिए दिल्ली में एक सेमिनार गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। कुछ सूत्र के अनुसार बताया जाता है कि मंत्री आरजू देवबा 7 दिसंबर को एस जयशंकर को एक संदेश भेजा था। उसी दिन वो यूरोप रवाना हो गए थे, लेकिन 15 दिसंबर तक भी मैसेज का जवाब नहीं मिला आरजू जी को। तब वह निराश हो गई और उसके बाद इनको हुआ जो अब क्या किया जाए। तब ये अपना रक्षाबंधन वाले भाई साहब थे वहाँ विजय चौथाई वाले, जो कभी काठमांडू आए थे तो उनको राखी बांध दी थी, और उसके बाद में भाई बहन का रिश्ता था, उनसे मिलने का कोशिश इन्होंने की। और लेकिन वो निजी यात्रा थी और वो बाहर थे, इसलिए उनसे भी भेंट नहीं हो पाई। चूंकि भारतीय सत्ताधारी पार्टी ने अपना इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इनकी यात्रा में, तब यह बहुत ही निराश हो गए थे। और वहाँ पर ये देखा गया था कि जब ये दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने जो इनका भव्य स्वागत होना चाहिए वह स्वागत भी नहीं हुआ। लेकिन एक प्रोटोकॉल के अनुसार विदेश मंत्रालय के नेपाल डेस्क के एक उप सचिव श्री अमित मिश्रा जी वहां जरूर इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, जो कि एक फॉर्मेलिटी। अब कुछ सूत्र के अनुसार उन्हें न तो सुरक्षा मुहैया कराई गई और न ही वाहन की व्यवस्था की गई। उनके बार बार अनुरोध करने और नेपाली दूतावास के लगातार प्रयासों के बावजूद भारत सरकार से कोई भी आरजू से मिलने नहीं गया। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाली आरजू इस बार डोभाल, जयशंकर और लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई। यहाँ तक कि दिल्ली में नेपाल डेस्क की रेख देख करने वाले अतिरिक्त सचिव श्री मनु माहवार, उनसे भी इनकी भेंट नहीं हुई। वहाँ भी पहुँचे थे लोग। अब एक बहुत अजीब बात है कि जिस दिन आरजू देवबा दिल्ली पहुंची उसी दिन नेपाल डेस्क के देख रेख करने वाले श्री महावर साहब ने कार्यवाहक राजदूत सुरेंद्र थापा से बातचीत की। अब ये भी खबर आई है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं कहा गया कि अब आरजू जी को किससे भेंट करवाया जाए और नहीं करवाया जाए, वह चीज इनको नहीं बताया गया। आखिर ये जो है सो निराश तो निराश हो गए। यह बात अलग है कि वहाँ पर लोग बहुत व्यस्त थे। प्रधानमंत्री मोदी साहब भी बाहर थे, विदेश मंत्री भी बाहर गए थे, और अभी दिल्ली में चुनाव की भी चहल पहल हो रही है। ये कारण भी हो सकता है भारत सरकार की ओर से, जिसके कारण इनको भेंट नहीं हो पाया किसी से। अब बताया जाता है कि और लोगों की जिज्ञासा है कि बिना तैयारी आरजू देवबा दिल्ली क्यों गई, और बात किसी से छिपी हुई नहीं रहती है। ये हर चीज कहीं लिखित रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन जब पत्रकारिता जगत में जब हमारे संवाददाता या और भी लोग जो जिज्ञासा रखते हैं न, तो कहीं न कहीं से ये बात आ जाती है। यहीं पर आप पत्र पत्रिका में देखिएगा तो ये सारी बातें छपी हुई है। आप किसी भी ऑनलाइन को देख लीजिए, रातों पार्टी देख लीजिए, नागरिक को देख लीजिए, सब में ये सारी बातें आ चुकी है। तब यह प्रश्न उठता है कि यह क्या आरजू देवबा की परिपक्वता कही जाएगी? आखिर वो क्यों गई दिल्ली एक अपना से प्रोग्राम करवा के? और ये तो कहने की बात है कि हमारी यह निजी यात्रा थी और हम स्वास्थ्य उपचार के लिए वहां गए थे। ये तो जानी हुई बात है कि हर लोग यही चीज आकर यही बोली भी, लेकिन
लोग इससे खुश नहीं है। लोग जानना चाहती है कि ओली साहब की भारत यात्रा क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ भारत से सीधा संबंध है लोगों का और दोनों देश का। सीमावर्ती क्षेत्र में जाइए तो सभी लोगों के मुंह से यही जिज्ञासा, क्या भारत में भेंट नहीं हुई या ओली ने क्या कर दिया। तो इस बार ओली साहब को पता चल गया है कि भाई विदेश यात्रा कैसे होती है। जो रेड कारपेट आपको बिछाया गया तो उस रेड कारपेट के जवाब में आपने जो तोहफा दिया BRI का और इस रूप का तोहफा दिया, तो आप मानिए या न मानिए कल भारत सरकार आपको जरूर बुलाएगी और आप जा भी सकती हैं, वो भी आ सकते हैं, लेकिन भारत की जनता यह तोहफा स्वीकार नहीं करेगी। आपके BRI वाली तोहफा भारत के जनता के लिए स्वीकार्य नहीं है। भारत की जनता यह देख चुकी है कि यह वही चाइना है जिसने कि सैकड़ों भारतीयों को कत्ल करके उसका डेड बॉडी भारत में भेज दिया था, और उसका BRI आप लेकर आप अपने देश का विकास कीजिए, आप उसके सीमावर्ती क्षेत्र का विकास कीजिए, लेकिन भारत की जनता को यह कभी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए मित्रों, यह बहुत ही दुखद बात है कि इस समय आकर ये नेपाल भारत मित्रता में क्यों यह खटास नजर आ रही है, और इसको सुलझाने का सभी को और इसमें मिठास पैदा हो, इसमें हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग अपने अपने सरकार को, चाहे भारत में हो चाहे नेपाल में हो, और खास करके मैं नेपाल का हूं तो मैं तो चाहूंगा कि अपनी इस स्थिति में जरूर सुधार लाए, अपना जो करतूत है उस करतूत को जरूर संभाले। हाँ, स्वाधीनता, स्वाभिमान यह हमारे अपना निजी अधिकार है, इस पर दखल नहीं होना चाहिए, यह कोई भी नेपाली नागरिक नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन हर जगह राष्ट्रीयता ही नहीं दिखती है, हर जगह स्वाभिमान ही नहीं आता है। जहां व्यवहारिकता है उस समय यह आपको काम नहीं करेगी। इसलिए हमें अपने को पहले सुधारना है और उसके बाद हम दूसरों से मित्रता स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, आपने सुना, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें अवगत कराइए और हमारा हिमालनी टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।